तो अब आप देखेंगे कि जो पहले केवल और केवल परिवार का कार्य था, अब वो कार्य धीरे-धीरे राज्य भी कर रहा है। क्योंकि परिवार के लिए अब संभव नहीं है, जिस प्रकार से महँगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से उसके कारण आप देखेंगे परिवार के लिए अब संभव नहीं है कि सभी का ध्यान रख पाएँ। क्योंकि यदि कोई गरीब परिवार से आ रहा है और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर मान लीजिए इलाज कराना पड़े, तो वो इम्पॉसिबल होगा, वो नहीं करवा पाएँगे। तो जो आपकी सामाजिक सुरक्षा है या सोशल सिक्योरिटी है, उसका आयाम भी बदल रहा है। तो जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन, पहले केवल घर वाले ध्यान रख रहे हैं, परिवार वाले ध्यान रख रहे हैं। अभी भी परिवार के व्यक्ति ही ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ-साथ आपका राज्य है, वो भी पेंशन दे रहा है, ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों के लिए। इसी प्रकार से दिव्यांगों के लिए पेंशन। साथ ही साथ आप पाएँगे कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्कूल मुफ्त अस्पताल में इलाज इत्यादि के रूप में भी अब जो आपका राज्य है, वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो पहले जो कार्य केवल परिवार का था, अब वो कार्य परिवार और राज्य दोनों मिलकर कर रहे हैं। हाँ जी, सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ, जैसे आयुष्मान भारत बिल्कुल ठीक। वृद्ध पेंशन आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा आइडिया है सोशल सेफ्टी का। जैसे अब यदि आपको कोई भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यू है, कोई आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, कहीं पर लड़ाई-झगड़ा, मार-पिटाई हो गई, तो अब आपके पास राज्य है, पुलिस है, जो इस बात का ध्यान रखेगा। पहले ये कार्य भी परिवार का था, कि जो परिवार है, वही आपकी जो आत्मरक्षा है, जो आपकी सुरक्षा है, उसका ध्यान रखता था। अब ये जो है आपका, ये भी राज्य के साथ इस कार्य में अब राज्य का भी रोल है, उनका भी काम है। तो ये कुछ परिवार के कार्य हमने सभी देखे और इसमें परिवर्तन देखा। अब एक कार्य यहाँ पर रह गया है, जो है जैविक कार्य, यौन संतुष्टि और बच्चे का जन्म। अब आप देखते हैं कि संतुष्टि और बच्चे का जन्म अभी भी परिवार का एक कार्य है, इसमें खास परिवर्तन नहीं आया है। हालाँकि ये ज़रूर है कि आप देखें कि अडॉप्शन या फिर जिसे गोद लेना कहते हैं, उसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी दिखती है। साथ ही साथ आप पाएँगे कि यौन संतुष्टि के लिए केवल अब परिवार नहीं है। अब यौन संतुष्टि के लिए आपके पास दूसरे संस्थान भी हैं और अब परिवार तक ज़्यादातर लोग अब परिवार तक सीमित नहीं रहते यौन संतुष्टि के लिए। ये उदाहरण मैंने दिया है सूडान में न्यूअर्स का। कि वो एक कि असल में क्या है कि परिवार है, वो बचपन से ही डिफेंस में जैसे आपने देखा है ना कि बहुत सारे क्षेत्रों में, अभी जैसे रिसेंटली न्यूज़ में था असम के राज्य में, वहाँ पर कुछ आपके सोशल ग्रुप हैं, कुछ सामाजिक जो आपके ग्रुप हैं, वो बच्चों को ही और लोगों को सेल्फ डिफेंस में ट्रेन कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स इत्यादि सिखाकर। इसी प्रकार से ये उदाहरण मैंने सूडान का दिया है, जहाँ पर फैमिली बचपन से ही आपको मार्शल आर्ट्स में और कैसे आपको अपनी रक्षा करनी है, कैसे आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है, उसमें बचपन से ही ट्रेनिंग होती थी। जैसे आपने भारत में भी राजा-महाराजाओं के टाइम पर देखा होगा कि बचपन से ही जो राजघराने से हैं, बचपन से ही उनको तलवार चलाना, भाले चलाना, ये इत्यादि सिखाया जाता था। यौन संतुष्टि मतलब है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। हाँ जी, जैसे बच्चे के जन्म के लिए सरोगेसी हो गया, उसके अलावा आपके एडॉप्शन हो गया, आईवीएफ बेबी एटसेट्रा। हाँ जी, ये परिवर्तन आया है, बिल्कुल ठीक है। इसे मना नहीं कर रहा कि परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन इसमें काफ़ी लिमिटेड है। जो चेंज है, जो परिवर्तन है काफ़ी लिमिटेड है और उसके प्रभाव एज़ सच आप सरोगेसी के प्रभाव देख सकते हैं, लेकिन ये जो जैविक कार्य है, इसमें परिवर्तन के प्रभाव हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आर्थिक कार्य, सामाजीकरण दोनों हो गया, उसके बाद आपका बचा मनोवैज्ञानिक कार्य। अब मनोवैज्ञानिक कार्य को भी देखें तो आप देखते हैं कि उसमें परिवर्तन यहाँ आया है। तो अब आप देखेंगे कि जो पहले केवल और केवल परिवार का कार्य था, अब वो कार्य धीरे-धीरे राज्य भी कर रहा है। क्योंकि परिवार के लिए अब संभव नहीं है, जिस प्रकार से महँगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से उसके कारण आप देखेंगे परिवार के लिए अब संभव नहीं है कि सभी का ध्यान रख पाएँ। क्योंकि यदि कोई गरीब परिवार से आ रहा है और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर मान लीजिए इलाज कराना पड़े, तो वो इम्पॉसिबल होगा,
वो नहीं करवा पाएंगे। तो जो आपकी सामाजिक सुरक्षा है या सोशल सिक्योरिटी है, उसका आयाम भी बदल रहा है। तो जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन, पहले केवल घर वाले ध्यान रख रहे हैं, परिवार वाले ध्यान रख रहे हैं। अभी भी परिवार के व्यक्ति ही ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ-साथ आपका राज्य है, वो भी पेंशन दे रहा है, ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों के लिए। इसी प्रकार से दिव्यांगों के लिए पेंशन। साथ ही साथ आप पाएँगे कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्कूल, मुफ्त अस्पताल में इलाज इत्यादि के रूप में भी अब जो आपका राज्य है, वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो पहले जो कार्य केवल परिवार का था, अब वो कार्य परिवार और राज्य दोनों मिलकर कर रहे हैं। हाँ जी, सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ, जैसे आयुष्मान भारत, बिल्कुल ठीक। वृद्ध पेंशन आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा आइडिया है सोशल सेफ्टी का। जैसे अब यदि आपको कोई भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यू है, कोई आपकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हो गई, तो अब आपके पास राज्य है, पुलिस है, जो इस बात का ध्यान रखेगा। पहले ये कार्य भी परिवार का था, कि जो परिवार है, वही आपकी जो आत्मरक्षा है, जो आपकी सुरक्षा है, उसका ध्यान रखता था। अब ये जो है आपका, ये भी राज्य के साथ इस कार्य में अब राज्य का भी रोल है, उनका भी काम है। तो ये कुछ परिवार के कार्य हमने सभी देखे और इसमें परिवर्तन देखा। अब एक कार्य यहाँ पर रह गया है, जो है जैविक कार्य, यौन संतुष्टि और बच्चे का जन्म। अब आप देखते हैं कि संतुष्टि और बच्चे का जन्म अभी भी परिवार का एक कार्य है, इसमें खास परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि ये जरूर है कि आप देखें कि अडॉप्शन या फिर जिसे गोद लेना कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखती है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि यौन संतुष्टि के लिए केवल अब परिवार नहीं है, अब यौन संतुष्टि के लिए आपके पास दूसरे संस्थान भी हैं, और अब परिवार तक ज्यादातर लोग अब परिवार तक सीमित नहीं रहते यौन संतुष्टि के लिए। ये उदाहरण मैंने दिया है सुदान में न्यूयर्स का, कि वो एक कि असल में क्या है कि परिवार है, वो बचपन से ही डिफेंस में, जैसे आपने देखा है ना कि बहुत सारे क्षेत्रों में, अभी जैसे रिसेंटली न्यूज़ में था असम में, असम के राज्य में, वहाँ पर कुछ आपके सोशल ग्रुप हैं, कुछ सामाजिक जो आपके ग्रुप हैं, वो बच्चों को ही और लोगों को सेल्फ डिफेंस में ट्रेन कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स इत्यादि सिखाकर। इसी प्रकार से ये उदाहरण मैंने सुदान का दिया है, जहाँ पर फैमिली बचपन से ही आपको मार्शल आर्ट्स में और कैसे आपको अपनी रक्षा करनी है, कैसे आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है, उसमें बचपन से ही ट्रेनिंग होती थी। जैसे आपने भारत में भी राजा-महाराजाओं के टाइम पर देखा होगा कि बचपन से ही, जो राजघराने से हैं, बचपन से ही उनको तलवार चलाना, भाले चलाना, ये इत्यादि सिखाया जाता था। यौन संतुष्टि मतलब है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। हाँ जी, जैसे बच्चे के जन्म के लिए सरोगेसी हो गया, उसके अलावा आपके अडॉप्शन हो गया, आईवीएफ बेबी एटसेट्रा। हाँ जी, ये परिवर्तन आया है, बिल्कुल ठीक है। इसे मना नहीं कर रहा कि परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन इसमें काफ़ी लिमिटेड है। जो चेंज है, जो परिवर्तन है, काफ़ी लिमिटेड है और उसके प्रभाव एज़ सच आप सरोगेसी के प्रभाव देख सकते हैं, लेकिन ये जो जैविक कार्य है, इसमें परिवर्तन के प्रभाव हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आर्थिक कार्य, सामाजीकरण दोनों हो गया, उसके बाद आपका बचा मनोवैज्ञानिक कार्य। अब मनोवैज्ञानिक कार्य को भी देखें तो आप देखते हैं कि उसमें परिवर्तन यहाँ आया है कि परिवार से पहले आप रहते थे जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में। अब उससे आप आगे एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली में। अब न्यूक्लियर फैमिली में आप पाएँगे कि फैमिली का जो मनोवैज्ञानिक कार्य है वो ज़्यादा बड़ा है। कैसे? कि इनको बोलते हैं फिलियोसेंट्रिक, यानी बच्चों के बच्चों पर जो आपकी फ़ोकस्ड है उस प्रकार के परिवार। क्योंकि यदि एक ही बच्चा है परिवार में और न्यूक्लियर फैमिली है, तो जो माता-पिता हैं, उनका बच्चों के साथ ज़्यादा गहरा संबंध होगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वहीं यदि आप संयुक्त परिवार में देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ पर भी है, पर वहाँ पर परिवार के अन्य मेंबर्स के साथ भी है। और आम तौर पर आप पाएँगे कि माता-पिता के साथ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते थे, संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में ज़्यादातर आपके दादी-दादा या आपके
चाचा हैं इत्यादि हैं, उनके साथ आपके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते थे। और आपस में जो भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, उनके बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होते थे। तो वहां पर कुछ परिवर्तन आया है। उसी के साथ साथ ये बॉन्ड कमजोर कैसे हुआ है, उसको आप सोचने के लिए समाजीकरण को सोच सकते हैं कि अब परिवार, तो माता पिता दोनों नौकरी पर चले गए सुबह, बच्चा या तो स्कूल में चला गया, क्रेच में, डे केयर में चला गया, तो माता पिता के साथ वो उतना टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे कि उनका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड डेवलप हो। तो दोनों प्रकार से आपको चेंज यहां पर दिखता है। तो ये आपके परिवार के कार्य थे, और किस प्रकार से परिवार के कार्यों में परिवर्तन आया है, वो हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे परिवारों के प्रकार। आप पूछ रहे हैं कि वर्तमान समय में क्या आवश्यक है, संयुक्त या एकल? उस पर आते हैं। ऐसे जो उसको यदि आप ऐसे सोचना चाहें कि क्या आवश्यक है, वो नहीं सोच सकते, क्योंकि वो परिवार, एक परिवार से दूसरे परिवार में जाएँगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। यदि बिज़नेस फैमिली है या फिर कृषि परिवार है, तो वहाँ पर संयुक्त परिवार का ज़्यादा महत्व है। पर यहीं आप देखें कि अगर और किसी प्रकार का परिवार है, तो वहाँ पर संयुक्त परिवार बनाना ही मुश्किल है। यदि आप शहर में रहकर काम कर रहे हैं और आपके माता-पिता नहीं चाहते कि वो गाँव से बाहर आएँ, तो ना चाहकर भी वो परिवार एकल ही रहेगा, न्यूक्लियर ही रहेगा। चलिए इस पर एक-एक करके आते हैं, तो आगे आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएँगे। अब सबसे पहले आप देखिए निवास के स्थान पर, निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर आप आम तौर पर देखिए, जब विवाह होता है, जब किसी का भी विवाह होता है, 2 व्यक्तियों का, एक लड़का एक लड़की का विवाह हुआ, तो आम तौर पर लड़की लड़के के जो पिताजी हैं, उनके घर पर जाकर रहती है। शादी हुई, लड़की है जो अपने ससुराल जाएगी। उसको हम बोलते हैं पितृस्थानीय परिवार। याद नहीं करना है, वैसे भी इतनी बार पितृ और मातृ आ जाएगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा, पर याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। उसके अलावा दूसरा प्रकार का परिवार ये हो सकता है जिसमें शादी के बाद लड़के के घर ना जाकर लड़का-लड़की दोनों जाकर लड़की के घर पर रह रहे हैं। यानी लड़का अपने ससुराल में जाकर रह रहा है घर जमाई बनकर। तो उसको क्या कहेंगे? मातृस्थानीय। अब जब मातृस्थानीय या मैट्रिलोकल जिसे कहते हैं, इस परिवार की बात करते हैं, तो आपको ये केवल अपवाद के रूप में दिखेंगे। क्योंकि आम तौर पर भारत में आप देखते हैं कि पितृस्थानीय परिवार ही दिखते हैं, कि लड़की अपने ससुराल जाकर रहती है, लड़की अपने इन-लॉज़ के घर पर जाकर रहती है। पर कुछ उदाहरण है जैसे गारोस का, खासी, या आपकी ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, जहां पर आपको मात्र स्थानीय परिवार मिलते हैं। हो सकता है कि कोई क्लास में यहां पर हो, जो गारो हो या खासी हो, या किसी मात्र स्थानीय व्यवस्था से हो, तो वो इसके बारे में जरूर यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्राधिकार के आधार पर हम बात करें, तो अभी हमने बात की पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब जो पिता हैं या फिर पुरुष हैं, उनके प्राधिकार ज्यादा, या फिर जो महिला हैं उनके प्राधिकार ज्यादा, कि घर में कौन डिसीजन लेगा, घर में कौन फैसले लेगा, क्या प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, किस कार्य में लगना है, वो सब यदि पुरुष करते हैं तो पितृसत्तात्मक, महिला यदि करती है तो मातृसत्तात्मक। अब अगेन भारत में आप देखते हैं कि आपको पितृसत्तात्मक परिवार ही ज्यादा दिखेंगे, कि जहां पर पिता, और खास तौर पर पितृसत्तात्मक के साथ आप ये भी देखेंगे कि आम तौर पर जो उम्र है, उम्र में जो बड़े हैं, उनके प्राधिकार ज्यादा होंगे। जो बड़े भाई हैं, वो उनके प्राधिकार ज्यादा होते हैं। आपने देखा है ना कि मान लीजिए अ, प कि किसी के ग्रैंडफ़ादर हैं, दादाजी हैं, वो एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो सबसे बड़े उनके लड़के हैं, उनके पास सारी आपके परिवार की कमान उनके हाथ में चली जाती है। तो ना केवल पितृसत्तात्मक, बल्कि आप पाएँगे कि उम्र के आधार पर भी यदि आप देखें, तो एज जिसकी ज़्यादा है, उसके प्राधिकार ज़्यादा होते हैं परिवार के अंतर्गत। अब मातृसत्तात्मक, अगेन हमने कहा कि केवल अपवाद के रूप में आपको मिलेंगे, तो नैयर जो केरला में है, और गारो और खासी, यहाँ पर आपको मातृसत्तात्मक व्यवस्था मिलती है। और यहाँ पर भी सब जगह नहीं मिलेगी, केवल कुछ जनजातियों में है, कुछ ग्रुप्स में है, सभी में नहीं मिलेगी। फिर वंश के आधार पर देखें, तो यदि आपसे आपका कोई वंश पूछे, तो आप अपने पिता की साइड से बताते हैं कि मैं इस परिवार से, इस वंश से हूँ। माता की साइड का नहीं बताते। तो पिता की साइड पितृवंशीय,
मां के साइड मातृवंशी। तो यदि यहां पर भी आप देखें गारो खासी दो जनजातियां हैं, गारो खासी जनजातियां हैं, एरिया नहीं है। ओके, तो मातृवंशीय व्यवस्था वो है जिसमें आप अपनी माता की साइड से, अपनी मां की साइड से आप अपने वंश के बारे में बताएं या वहां से वंश चल रहा हो। पर वही भारत में आप आमतौर पर पाएंगे कि पितृवंशीय परिवार आपको दिखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए दो हैं यहां पर, एक तो पितृसत्तात्मक, उसके अलावा दूसरा है ये आकार के आधार पर। आकार के आधार पर या तो एकल हो सकता है, एकल यानी न्यूक्लियर, और या फिर संयुक्त हो सकता है, संयुक्त यानी ज्वाइंट फैमिली। ओके, तो अब आप देखें, पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार को। तो हमने कहा कि एक माता पिता हैं, एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, इसको हम कह देंगे न्यूक्लियर फैमिली। एक बच्चे, बच्चे कितने भी हो सकते हैं, बच्चे कितने भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। खास बात इसमें यह है, ये जो आपका बॉन्ड है विवाह का, और ये जो आपका बॉन्ड है जन्म का, ये एक से अधिक नहीं होगा। एक से अधिक विवाह का यदि यहां पर आपको संबंध दिखे किसी भी परिवार में, या एक से अधिक आपको जन्म का संबंध मिले किसी भी परिवार में, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे संयुक्त परिवार। उदाहरण के लिए, याद नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम, केवल बताने के लिए। अब हमने कहा कि ये हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है। अब उस बच्चे की भी यदि शादी हो जाए, उस बच्चे की भी यदि शादी हो जाए, तो आप पाएंगे कि दो यहां पर आपके वो हो गए बॉन्ड मैरिज के या फिर विवाह के। तो ये क्या हुआ, संयुक्त परिवार। इसी प्रकार से हस्बैंड वाइफ, बच्चा। अब हमने कहा कि ये जो हस्बैंड वाइफ है, इनके भी जो माता पिता है वो वहां पर हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि दो आपके जन्म के बॉन्ड हो गए, तो क्या हो गया, ये संयुक्त परिवार। और साथ ही साथ आपके दो यहां पर मैरिज के यानी विवाह के संबंध हो गए, तो वो भी क्या हो गया, आपका संयुक्त परिवार। इसी प्रकार से माता पिता, बच्चा, और इसी परिवार में साथ में आपके अंकल आंटी और उनका बच्चा रह रहे हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि दो आपके बॉन्ड हो गए, किसके, जन्म के, विवाह के। तो ये भी क्या हुआ, संयुक्त परिवार। तो दो प्रकार के परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। अब आपको इनकी डेफिनेशन में नहीं जाना है कि क्या हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे देखना है। केवल आपको यह समझना है कि अगर आपके माता पिता और बच्चे के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा है, तो वो आपका संयुक्त परिवार हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त परिवार में भी बहुत प्रकार के परिवार होते हैं, तो आपको वो ध्यान नहीं रखना। आपको केवल पता होना चाहिए कि संयुक्त परिवार क्या है और आपका एकल परिवार क्या है। अब हम देखेंगे कि ये जो संयुक्त परिवार है और एकल परिवार है, इसमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया, अब हमें देखने हैं कि इनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, क्या-क्या अंतर है। देखिए, एक ही व्यक्ति यदि दो शादी कर रहे हैं, तो उसको संयुक्त नहीं कहेंगे जब तक बच्चे ना हो जाए। बच्चे भी हैं तो आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है। स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम जाते हैं, तो आप पाएंगे कि वो बात ही विवाह के एक से अधिक संबंधों की बात करते हैं। तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति यदि दो शादी कर रहा है, एक दो बच्चे हैं, तो उसको संयुक्त परिवार नहीं कहेंगे, क्योंकि जनरेशन केवल अभी भी दो है। तो दो से अधिक जनरेशन जब हो जाएंगी, तब आप उसको संयुक्त परिवार कह देंगे उस केस में। और ये आपसे कोई नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में कि क्या संयुक्त है और क्या एकल है। इसलिए हम करेंगे ये कि उसके फीचर से उसको समझने की कोशिश करेंगे, फीचर से समझने का प्रयास करेंगे, और उसको डिफरेंस में देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली के साथ। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, जब हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं,
हाँ, इसमें बताऊँगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप रुकें। नहीं, यहाँ से प्रीलिम्स में नहीं है, कल भी बताया था प्रीलिम्स में नहीं है ये, प्रीलिम्स में नहीं आएगा क्वेश्चन। जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, तो आप आम तौर पर उसको कृषि समाज में पाएँगे, संयुक्त परिवार को। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, यदि आप देखें, तो रीज़न ये है कि आम तौर पर ये माना जाता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना बेहतर है कृषि के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कृषि में। कोई सिंचाई के लिए, कोई कटाई के लिए। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना आसान हो जाएगा काम कृषि का करना। तो आम तौर पर माना जाता है कि जो कृषि संबंधी परिवार हैं, उनमें आपको जॉइंट फैमिली दिखेगी। अब ऐसा नहीं है कि हर कृषि संबंधी परिवार में आपको जॉइंट फैमिली मिलेगी, उसमें भी अपवाद मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 2 भाई थे, शादी हुई, बच्चे हो गए, तब तक साथ थे, फिर बँटवारा हुआ और उसके बाद वो अलग-अलग रहने लगे। 2 एकल परिवार बन गए। लेकिन आम तौर पर आपका जो कृषि संबंधी जो एग्रेरियन सोसाइटी है, वहाँ पर आपको आपका जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार दिखेगा। इसी प्रकार से जब हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, तो आपको ये औद्योगिक समाज में दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, जब पहले तो कृषि ही कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, फिर धीरे-धीरे उद्योग स्थापित होने शुरू हुए। उद्योग स्थापित होने शुरू हुए और साथ ही साथ आप पाएँगे कि जो लैंड है, वो कम हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि एक ये लैंड है, ये ही पूरा फैमिली में है। तो पहले 2 भाई थे, उनमें डिवाइड हुआ। अब इनमें से एक भाई के 2 बच्चे हो गए, फिर उनमें डिवाइड हो गया। तो लैंड का साइज़ देखेंगे आप, छोटा होता जा रहा है और लैंड का साइज़ जितना छोटा होगा, भूमि का साइज़ जितना छोटा होता जाएगा, कृषि के लिए उतनी मुश्किलें आ जाएँगी। क्योंकि आप उत्पादन तो कर लेंगे ठीक-ठाक, लेकिन आपका आप देखेंगे कि अ उतना उत्पादन नहीं कर पाएँगे कि आप अपने बच्चों के खान-पान, पालन-पोषण हर चीज़ का ध्यान रख सकें। तो ऐसे में करना क्या होगा कि उसके अलावा कोई बेहतर आपको काम मिल रहा है, तो आप उसको देखें। तो जैसे-जैसे उद्योग स्थापित हुए, लोगों ने देखा कि बाहर नौकरी की व्यवस्था मिल रही है, तो लोगों ने घर छोड़कर बाहर जाना शुरू किया और वहाँ से आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ या एकल परिवार उसमें जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में यदि आप पति-पत्नी संबंध को देखेंगे, तो पति-पत्नी के संबंध से ज़्यादा इम्पोर्टेंट संयुक्त परिवार में पति-पत्नी के संबंध से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको मिलेंगे, जो भाई-भाई हैं उनके रिलेशनशिप या जो बाप-बेटे हैं उनके रिलेशनशिप। क्योंकि एक तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था, औरतों को, महिलाओं को वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। साथ ही साथ आप पाएंगे कि आर्थिक सहयोग के लिए और परिवार को बनाए रखने के लिए जो पुरुष हैं परिवार के, उनमें बॉन्ड ज्यादा बेहतर होंगे। जो आपके भाई हैं उनके साथ दोनों भाइयों के जो संबंध है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, बजाय कि पत्नी पत्नी के संबंध। और इन्हीं संबंधों में यदि आप देखें, तो आप पाएँगे कि जो आपके संयुक्त परिवार हैं, उनमें आपको ज़्यादा पितृसत्तात्मक व्यवस्था मिलेगी। उनमें ज़्यादा पितृसत्तात्मक व्यवस्था मिलेगी, उसमें ज़्यादातर आप पाएँगे कि जो पुरुष हैं, उनके प्राधिकार ज़्यादा हैं महिलाओं की तुलना में। वहीं यदि आप एक एकल परिवार की और न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आते हैं, तो आप पाएँगे कि जो पति-पत्नी संबंध है, क्योंकि परिवार में 3 ही लोग हैं, पति-पत्नी और बच्चा, या 4 हैं, पति-पत्नी और 2 बच्चे। तो आप पाएँगे कि जो पति-पत्नी है, उनके संबंध भी काफ़ी गहरे होंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ यदि हम प्राधिकार की बात करते हैं, तो आप पाएँगे कि पति-पत्नी के प्राधिकार मोटा-मोटी समान ही मिलेंगे। अंतर अभी भी है, ये मानने वाली बात है कि अभी भी अंतर है, अभी भी पुरुषों के प्राधिकार ज़्यादा हैं। पर यदि हम तुलना करें एक संयुक्त परिवार से, तो एकल परिवार में समतावादी आपको संबंध मिलेंगे। साथ ही साथ यदि पति पत्नी की और विवाह की बात करते हैं, तो संयुक्त परिवार में 2 परिवारों के बीच में कैसे संबंध हैं, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा कि 2 बच्चों की शादी हो पाएगी कि नहीं। कि लड़का जिस परिवार से और लड़की जिस परिवार से है, उन परिवारों के संबंध कैसे हैं। आज के समय में आप देखते हैं, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, एकल परिवार है, वहाँ पर आप पाएँगे कि विवाह के लिए यदि आप जा रहे हैं, तो लड़का और लड़की है, वो कितने कंपैटिबल हैं, वो एक-दूसरे के कितने अनुकूल हैं, उस पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि पहले यदि आप अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछेंगे कि शादी से पहले क्या आपने माँ से या दादी से बात की थी या आपने देखा था? और उत्तर आम तौर पर आपको मिलेगा नहीं, कि जो परिवार ने तय किया वही हो गया।
और वो परिवार किस हिसाब से तय करेंगे कि उन परिवारों के बीच में संबंध कैसे हैं। पर आज आप के समय में आप देखते हैं कि यदि अरेंज मैरिज भी है, तो भी लड़का-लड़की को समय दिया जाता है, मिलने दिया जाता है ताकि वो जान सके कि एक-दूसरे के साथ वो मैच करेंगे कि नहीं। ये पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिना देखे शादी हो जाती थी, बिना बातचीत किए, पर अब वो बदल रहा है। उसी के साथ-साथ आप पाएँगे कि जब हम एकल परिवार में प्राधिकारों की बात करते हैं, तो वो संयुक्त है। कैसे? कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं, वो दोनों के कहीं न कहीं बराबर से प्राधिकार है। काफ़ी संयुक्त परिवार की तुलना में काफ़ी समतावादी और मिलकर वो डिसीज़न करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने कह दिया तो वही हो जाएगा। अब जैसे अब आप ही सोचिए और ना केवल ये पति-पत्नी की बात है बल्कि अन्य व्यक्तियों की भी यदि हम बात करें, जैसे बच्चे भी हैं, तो यदि आप सोच के देखिए कि घर में टीवी लाना है या घर में एक नया सेल फ़ोन लाना है, मोबाइल फ़ोन लाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी लेके आ जाएँगे, उनने डिसीज़न लिया और वो लेकर आ गए, नहीं। वो आपकी माताजी से भी पूछेंगे अगर उनको उसके बारे में ज्ञान है तो। और आपसे तो ज़रूर ही पूछेंगे। लेकिन जब आप छोटे थे या फिर आप और पहले की सोचे तो क्या ऐसा होता था कि माता-पिता बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं था। अब आप देखते हैं कि जो एकल परिवार हैं, इनमें सभी मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने कोई फैसला लिया और वही चलेगा। अब ये कम है, खास तौर पर एकल परिवार में। उसके बाद माता-पिता और बच्चों के संबंध की बात करें तो हमने कहा था कि जो संयुक्त परिवार है, जो जॉइंट फैमिली है, उसमें बच्चा सभी के साथ उसके अच्छे बॉन्ड हैं। वो केवल उन माता-पिता का बच्चा नहीं है, वो पूरे परिवार का बच्चा है। आज भी यदि आप देखते हैं कि गाँव में और या फिर यदि आप किसी छोटे कस्बे से भी हैं, तो अगर ताऊ के या चाचा के किसी के बच्चे की शादी है, तो भी या फिर कुछ भी है, तो उनको अभी भी आप भाई-बहन कहकर ही बात करते हैं। जबकि आप एकल परिवार में होंगे, न्यूक्लियर फैमिली में होंगे, तो आपके पेरेंट्स के साथ तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, वो तो काफ़ी मजबूत होंगे। लेकिन जो अन्य व्यक्ति हैं, जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, उसके साथ आपके बॉन्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो पहले बच्चा है वो पूरे परिवार का बच्चा है, पूरे परिवार से संबंधित है, माता-पिता के साथ और हो सकता है कि अगर आप सोचें, तो जब आप बड़े हो रहे थे, क्या आपके पिताजी को खास तौर पर ज़्यादातर लोगों में से आप पूछेंगे तो आपको मिलेगा कि पिताजी को पता ही नहीं है कि बच्चा कौन-सी क्लास में पढ़ रहा है ना? क्योंकि वो काम करने में व्यस्त हैं और साथ ही साथ आपका ऐसा रोज़ की कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों से अभी भी नहीं पूछा जाता, तो घर में परिवार में थोड़ी इज़्ज़त बढ़ाएँ अपनी, अच्छे मार्क्स लाएँ पढ़ाई में, पूछेंगे फिर वो। हाँ जी, जो आप तलाक की या डाइवोर्स या विवाह विच्छेद की बात कर रहे हैं, उसको हम विवाह के साथ करेंगे कवर। यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दे दिया है, यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया है, लेकिन विवाह के साथ बात करेंगे, क्योंकि विवाह विच्छेद पर इस साल प्रश्न पूछा गया है। आपने देखा होगा यदि आप पेपर 1 में देखेंगे तो आपसे आप पाएँगे कि प्रश्न इस बार पूछा गया है विवाह विच्छेद से। ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमसे पूछते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पूछते। देखिए वो हमने कहा ना कि सब परिवारों के मूल्य अलग-अलग हैं और डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके मैच्योरिटी लेवल पर भी कि परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि नहीं। तो उस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं सहोदर बंधन की यानी भाई-बहन या जो 2 भाई हैं उनके बीच में कैसे आपके रिलेशनशिप है। तो हमने कहा था कि वो बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो संबंध तो काफ़ी गहरा होगा, पर आम तौर पर आप पाएँगे जो उम्र में बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उनकी प्राधिकार ज़्यादा होंगे। जो बड़े हैं, जो बड़े ने कह दिया, वही सबको मानना पड़ेगा। तो यदि भाई-भाई में भी देखें, तो जो बड़े भाई हैं, वो बताएँगे कि क्या करना है। और वो आज भी काफ़ी हद तक आप पाएँगे क्योंकि आप देखते हैं यदि भारतीय समाज को तो उसको आप ग्रामीण और शहरी में यदि हम विभाजित कर लें, तो आप पाएँगे कि ग्रामीण समाज की यदि बात करते हैं तो जो हम संयुक्त परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ से आप मैच कर पा रहे होंगे।
और जब हम शहरी परिवार की बात करते हैं, शहरी समाज की बात करते हैं और एकल परिवार की बात करते हैं, तो उन दोनों में आप सिमिलैरिटीज आपको मिल रही होंगी। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन दोनों जगह है, क्योंकि शहरों में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको जॉइंट फैमिली नहीं मिलती। शहरों में भी आपको बहुत सारी जॉइंट फैमिली मिलती है, खास तौर पर बिजनेस फैमिली, है ना? कि सारे भाई एक साथ हैं, कोई उनका बिजनेस है, वो लोग कर रहे हैं, सारा परिवार एक साथ रहता है। नहीं भी कर रहे तो भी आप पाएँगे कि सभी लोग एक ही शहर में हैं, वहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो सब एक साथ घर बना लेते हैं। चाहे ऊपर-नीचे ही सही, लेकिन रहते सब एक साथ हैं। उसके बाद यदि हम बात करें आपके एकल परिवार में, तो जब हम आपके भाई-बहन की या फिर सिब्लिंग्स के बॉन्ड की बात करेंगे, तो वो इगैलिटेरियन है। अब ऐज का एज़ सच कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ना छोटे होने पर, ना बड़े होने पर। बड़े होने पर तो नहीं, क्यों? क्योंकि सब अपने-अपने परिवार के डिसीज़न लेते हैं। तो जो एकल परिवार है, मान लीजिए 2 भाई थे, शादीशुदा बच्चे थे उनके, अब वो अलग-अलग हो गए, अलग-अलग रह रहे हैं, तो वो अपनी डिसीज़न जो भी परिवार के लेने हैं, वो अलग-अलग करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा भाई हमेशा बड़े भाई को फ़ोन करके पूछेगा कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें वो उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहें या उनसे पूछना चाहें, खास तौर पर विवाह से लेकर, विवाह से संबंधित जब चीज़ें होंगी, तो वो पूछना चाहेंगे बड़े से। लेकिन आम तौर पर आप पाएँगे जो रोज़मर्रा का जीवन है, उसमें कोई आपको उम्र के कारण आपको कोई खास फ़र्क नहीं दिखाई देगा। उसके बाद श्रम विभाजन की बात करें, तो जो संयुक्त परिवार है उसमें हमने क्या कहा कि वैतनिक श्रम कर रहे हैं पुरुष और महिलाएँ कर रही हैं अवैतनिक श्रम। यहीं जब हम एकल परिवार देखते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक महिलाएँ आज भी अवैतनिक श्रम कर रही हैं, पर आप पाएँगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ अब वैतनिक श्रम भी करने लगी हैं। जो संयुक्त परिवार में नहीं है। संयुक्त परिवार में क्या अवधारणा है कि घर की महिला है, घर की लड़की है या घर की औरत है, वो घर से बाहर जाकर काम नहीं करेगी। पर ऐसा एकल परिवार में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो एकल परिवार हैं, वो शहर में रह रहे हैं। आप इस चीज़ का भी फ़र्क का ध्यान रखेंगे कि एकल परिवार है, वो शहर में रह रहे हैं, शहर में आपको पता है कि महँगाई ज़्यादा है। शहर में आपका अपना घर नहीं है, आपको किराए पर रहना है। बच्चों की स्कूल की फीस ज़्यादा है, हेल्थ केयर पर, स्वास्थ्य पे आपका खर्च ज़्यादा है। तो वो खर्च यदि एक व्यक्ति की आय से नहीं पूरा हो पाता, तो दूसरा व्यक्ति भी करता है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि अब धीरे-धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं। तो पढ़ाई कर रही हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ जॉब देखती हैं। वो भी चाहती हैं कि जो मैंने जीवन भर पढ़ाई की है, उससे मेरी कुछ आय हो, या फिर ये काम मुझे पसंद है, वो मैं करना चाहती हूँ। इस चीज़ का फ़र्क है। वहीं जब आप ग्रामीण समाज की बात करते हैं, तो घर तो आम तौर पर है ही, वहाँ पर सब रह सकते हैं, खर्च भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर इसलिए भी आप देखते हैं कि अगर महिलाएँ कार्य कर भी रही हैं, वो कृषि तक आपका सीमित होगा। रहेगा फिर भी वो अवैतनिक ही, उसके लिए उनको कोई वेतन नहीं प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक संबंध। इस पर हमने अभी चर्चा की कि एक परिवार की आलोचना में भी हमने बात की कि जो आपके विचार हैं, जो आपकी स्वतंत्रता है, वो कहीं न कहीं परिवार के कारण उसका दमन होगा। तो संयुक्त परिवार में जो पूरा परिवार चाहेगा, वही होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए, आप एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, आप कुछ ऐसा कोर्स, आप मान लीजिए एक महँगा मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, 1 लाख रुपए का। अब यदि आप संयुक्त परिवार में देखेंगे, तो आप पाएँगे कि सब लोग कहेंगे कि भई 1 लाख रुपए से तो हम 2 बच्चों को घर के पढ़ाई के लिए बाहर भेज सकते हैं शहर में, वो बेहतर होगा। वो कहेंगे कि इसको हम कृषि में इन्वेस्ट करेंगे, वो बेहतर होगा क्योंकि हमें खाद बीज खरीदने हैं। तो कहीं न कहीं आपकी जो भी माँगे हैं, जो आपकी स्वतंत्रता है, उस वो परिवार से नीचे ही रहेगी। परिवार को पहले इम्पोर्टेंस मिलेगी, उसके बाद किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस मिलेगी। यहीं जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार की बात करते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति की भी भी उतना ही महत्व है। क्योंकि कोशिश ये होगी कि आपने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए का फ़ोन चाहिए और पहले आपको मना कर दिया, शायद मार-पिटाई भी हो गई कि 1 लाख रुपए का फ़ोन अभी दिलवाते हैं, रुक जा। लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे कि एक दिन खाना नहीं खा लिया है, बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, स्कूल भी नहीं चले गए हैं, तो कहीं न कहीं परिवार वाले भी कहेंगे, आपके माता-पिता कहेंगे कि चलिए ठीक है, 1 लाख का ना सही, 10,000 का तो इनको दिलवा ही देते हैं। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि एक सामंजस्य स्थापित करने की वहाँ पर
कोशिश होती है एकल परिवार में। तो एकल परिवार में भी आप पाएंगे कि जो पारिवारिक नियम है उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी परिवार कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। उसके बाद जेंडर रिलेशनशिप, अब भी हमने बात की कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति संयुक्त परिवार में हमेशा नीचे रही। एकल परिवार में आप देखेंगे कि महिलाएं बाहर जाकर काम कर रही हैं, शहरों में रह रहे हैं, शहरों की संस्कृति अलग है, शहरों का कल्चर अलग है, तो वहां पर आप देखते हैं कि महिलाओं की भी जो स्थिति है वो बेहतर है, यदि हम कंपेयर करें, यदि उसकी तुलना करें एक संयुक्त परिवार से। अब ये जो हमने देखे ये संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। अब इन डिफरेंसेस से आपको पता चल जाएगा कि इनके कार्य क्या होंगे और कार्यों से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ क्या होंगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमने कहा था कि संयुक्त परिवार का एक आर्थिक सहयोग का फंक्शन है। वो हमने कहा न्यूक्लियर फैमिली का भी है कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहे हैं तो आपका परिवार ही है जो आपकी फीस दे रहा है, आपका परिवार ही है जो आपको भोजन प्रदान कर रहा है। लेकिन अब सोच के देखें कि यदि आप न्यूक्लियर फैमिली में एकल परिवार में रह रहे हैं, तो जो परिवार के वृद्ध हैं उनका क्या होगा? और जब हम अगला चैप्टर है हमारा जनसंख्या का, जब वहां पर हम चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या समस्याएं हैं वृद्ध जनसंख्या को लेकर। तो जो अब वृद्ध हैं वो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में घर पे रह रहे हैं, जो बाकी लोग हैं वो आके शहर में रह रहे हैं, तो उनके जो वृद्ध हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या, उनकी सेफ्टी का क्या, उसका कौन ध्यान रखेगा? कोई नहीं। इसी प्रकार से यदि परिवार में कोई दिव्यांग है, वो कार्य नहीं कर सकते, कोई वैतनिक श्रम नहीं कर सकते, तो उनकी आर्थिक सुरक्षा का क्या? कौन उनका ध्यान रखेगा? क्योंकि सरकारी पेंशन आपको पता है, वो उतनी नहीं है कि वो अपना पूरा खर्च निकाल सके। तो जो संयुक्त परिवार है, आपने किसी ने प्रश्न भी पूछा था इम्पोर्टेंस को लेकर, और अभी आप वापस पूछ रहे हैं कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है क्योंकि दोनों की हम आलोचना कर सकते हैं, दोनों के हम पॉजिटिव देख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बढ़िया है या ये खराब है। हाँ, अगर फिर भी आप देखना चाहेंगे, तो कहीं न कहीं संयुक्त परिवार, परिवार की व्यवस्था के हिसाब से ज़्यादा बेहतर साबित होगा। क्योंकि सभी का जो आपकी आर्थिक सुरक्षा है और जो सामाजिक सुरक्षा है, उसका ध्यान रखेगा। उसी प्रकार से जो आपका कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो आपके मूल्य हैं, उनका ट्रांसफर बेहतर होगा। अब एकल परिवार में जहाँ माता-पिता और बच्चे हैं, माता-पिता दोनों गए ऑफिस काम करने, केवल बच्चा है, बच्चे को आपने स्कूल में दिया, तो क्या वो उसको अपने परिवार के संस्कार इत्यादि बता पाएँगे? नहीं। तो कहीं न कहीं जो आपकी संस्कृति है, वो विलुप्त होगी। संयुक्त परिवार में भावनात्मक मजबूती देखी जाती है, ठीक है। ओके। उसी के साथ-साथ यदि हम बात करें उसी के साथ हम यदि बात करें कि हमने कहा कि आर्थिक सुरक्षा हो गई, सामाजिक सुरक्षा हो गई, भावनात्मक आपकी भावनात्मक संबंध हो गए। उसके बाद यदि और देखेंगे हम, तो आप देख रहे हैं कि हमने कहा कि धीरे-धीरे परिवार के कार्यों में परिवर्तन आ रहा है और जो राज्य है, वो कल्याणकारी राज्य का काम कर रहा है, वो भी कहीं न कहीं। और जैसा कि आप लोग लिख रहे हैं कि कुछ जो भी पेंशन है, जो कल्याणकारी राज्य है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है। वो एक लिमिट तक ही आपकी मदद कर सकता है। तो कल्याणकारी राज्य है ज़रूर, लेकिन उसकी एक सीमा है। तो ऐसे में आपका ध्यान कौन रखेगा? आपका संयुक्त परिवार ही। लेकिन वहीं पर आप देखें कि संयुक्त परिवार में आपके व्यक्तित्व का मुक्त विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा संयुक्त परिवार के अधीन रहेंगे। हमेशा आप ये जो नियम है परिवार के, उनसे बंधे रहेंगे। वहीं आप देखें न्यूक्लियर फैमिली में आपको स्वतंत्रता ज़्यादा है। इसी प्रकार से न्यूक्लियर फैमिली में यदि देखें तो महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहतर है। महिलाओं के प्राधिकार ज्यादा हैं। महिलाएं भी वैतनिक श्रम कर सकती हैं। महिलाएं भी अपने हिसाब से जी सकती हैं। तो दोनों के कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव है। आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीकली टेस्ट में आपको इससे जुड़ा हुआ एक मैं प्रश्न भी दूंगा
जहां पर आपको इनके फीचर नहीं कंपेयर करने होंगे, पर इनके कार्य यानी फंक्शन कंपेयर करने होंगे। अभी से बता देता हूं, आप अगर देखना चाहें तो अपने नोट्स में अभी रिवीजन के टाइम पे करना। ये जो इनके कार्य हैं, इनमें अंतर, और वहां से जो आपका प्रश्न है कि क्या ज्यादा बेहतर है, वो आपको मिल जाएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं स्वतंत्रता, यदि आपके लिए फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकल परिवार, और यदि आपके लिए सिक्योरिटी या सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, तो संयुक्त परिवार। सिंपल सा आंसर है। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध में ज्वाइंट फैमिली वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ। उसमें हम कहेंगे कि जो आपके परिवार है, उसके अधीन रहेंगे आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, आपके जो भी हित हैं, वो हमेशा परिवार के अधीन रहेंगे। जिसमें मैंने मोबाइल फ़ोन का उदाहरण दिया था, या फिर जिसमें मैं ये कहूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फीस देकर बाहर पढ़ाई करनी है, लेकिन परिवार में किसी की शादी है, तो जो शादी है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, बजाय आपकी पढ़ाई के। देखिए, आप बोल रहे हैं कि पेंशन के प्रति हमारी गलत अवधारणाएँ बैठ गई है। जब हम अपने बुजुर्गों ओके, हाँ, तो ये मूलचंद, हम ये बात करेंगे जब वृद्धों की बात करेंगे ना, अगला चैप्टर हमारा जनसंख्या का है, तो वहां पर वृद्धों की बात करेंगे, वृद्धों से जुड़ी हुई समस्या की बात करेंगे, और जो भारतीय जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात बढ़ रहा है, उसकी बात करेंगे, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की बात करेंगे। और वहां पर जो आपने लिखा है वो थोड़ा एथिकल डायमेंशन है ना? तो वहां पर उस समय पर जब हम बात कर रहे होंगे वृद्धों की, तब वहां पर जाएंगे। अभी इसको परिवार तक सीमित रखते हैं, परिवार के कार्यों तक सीमित रखते हैं। तो ये थे आपके परिवार के कार्य। हमने क्या-क्या देखा परिवार के बारे में? सबसे पहले परिवार के कार्य, फिर परिवार के कार्यों की आलोचना, उसके बाद हमने परिवारों के प्रकार देखे, फिर परिवारों के प्रकार में हमने खास तौर पर ध्यान दिया एकल परिवार पर और संयुक्त परिवार पर। उसके बाद हमने कार्यों में परिवर्तन देखे, और उन परिवर्तनों के प्रभाव भी हमने समझने की कोशिश की कि ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, इनके क्या प्रभाव होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो परिवार की व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, इसके कारक क्या हैं? तो पहले तो अब परिवर्तन को ध्यान दें, एक बार मेरी बात यहां पर ध्यान से सुने, कि हमने कहा कि परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं। हमने यही कहा ना कि पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। तो परिवर्तन देखने के हमने दो तरीके समझे। एक तो हमने देखा उसकी विशेषताओं से, और एक हमने देखा कैसे, एक परिवर्तन हमने देखा उसके कार्यों से। ध्यान रखें, फिर से बता रहा हूं कि जब हमें परिवर्तन देखना है, तो एक तो हम उसकी विशेषताओं में परिवर्तन देख सकते हैं, जो हमने अभी देखा। क्योंकि ये जो हमने देखा है ना, एकल परिवार और आपका संयुक्त परिवार, कि संयुक्त परिवार से आप देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं, और ये जो इनमें डिफरेंसेस हैं, ये बेसिकली क्या है, परिवर्तन है, इनकी विशेषताओं में परिवर्तन। तो परिवार की विशेषताओं में परिवर्तन, साथ ही साथ परिवार के कार्यों में परिवर्तन। क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। और क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी हो कि बिल्कुल ही वेग हो, मतलब आपको एग्जैक्टली ना पूछे कि आपको विशेषताओं में परिवर्तन बताएं या कार्यों में। वो ऐसा हो सकता है कि वो लिखें कि जो आपकी परिवार की व्यवस्था है भारत में, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, और इसको आपको कह दे कि चर्चा कीजिए, कि जो परिवार है, मैं लिख भी देता हूं ये प्रश्न, आप ट्राई कर लीजिएगा लिखने का। परिवार व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, चर्चा कीजिए। मान लीजिए इतना आसान सा प्रश्न है ये काफी आसान प्रश्न है, सीधा स्पष्ट। तो यदि आपको ये देखना है, परिवर्तन देखना है, तो ध्यान रखेंगे कि विशेषताओं को भी में भी परिवर्तन देखेंगे, कार्यों में भी परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि दोनों में परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, कल का एक जो प्रश्न मैंने आपको पूछा था कि क्या भारतीय समाज आधुनिक है या पारंपरिक है?
ये मैंने आपको प्रश्न पूछा था और मैंने बताया था कि आपको एक स्टैंड नहीं लेना, आपको ये नहीं कहना कि भारतीय समाज आधुनिक है। किस लिए? क्योंकि उसमें बहुत सारे पारंपरिक या परंपरागत लक्षण हैं। इसी प्रकार से आपको ये नहीं कहना कि परंपरागत है। क्यों? क्योंकि आधुनिक लक्षण बहुत सारे हैं भारतीय समाज में। तो आपको बैलेंस लेना है। तो हमने क्या कहा था? हमने भारतीय समाज की विशेषताओं को उठाया था। विशेषताएँ जैसे धर्म, विशेषताएँ जैसे जाति व्यवस्था, विशेषताएँ जैसे परिवार, विशेषताएँ जैसे विवाह, और हमने कहा था कि इसमें कहीं न कहीं निरंतरता बनी हुई है और परिवर्तन आ रहे हैं। उससे आपको सीधा स्पष्ट होता है कि क्या भारतीय समाज पारंपरिक है या फिर आधुनिक है। तो दोनों पक्ष आपको लेने हैं, दोनों पर चर्चा करनी है और ये कहना है कि भारतीय समाज में दोनों परंपरागत और आधुनिक दोनों लक्षण हैं। ऐसा नहीं कहना कि भारतीय समाज परंपरागत है। और हमने कल वो देखा था फीचर्स के थ्रू। हमने कहा था ना कि जब भी चेंज देखना है तो आप फीचर्स को देख लें। इसी प्रकार से जब इसको हम देख रहे हैं तो यहां पर आपको फीचर्स यानी विशेषताएं और कार्य दोनों को देखना है। हाँ जी, मिक्सचर है दोनों का। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि प्राचीन मूल्य हैं, लेकिन फिर भी आधुनिकता की ओर अग्रसर हैं। लेकिन ध्यान रखिए केवल मूल्यों की बात नहीं हो रही। जब समाज की बात की है, तो समाज के जो अन्य संस्थान हैं, हमें उनमें भी देखना है। हमें केवल मूल्य नहीं देखने, है ना? तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए तो अगर यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है, परिवार व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, चर्चा कीजिए। आएगा नहीं, बहुत आसान प्रश्न है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है क्योंकि मैं आपको आगे भी क्वेश्चंस दिखाऊँगा कि जब उनने क्वेश्चन पूछा है तो उसका कंप्लीट आंसर पूर्ण रूप से यदि उसका उत्तर देना है, तो ध्यान रखेंगे कि हमें विशेषताएँ भी देखनी है, कार्य भी देखने हैं। क्योंकि विशेषताओं में परिवर्तन आया है, कार्यों में परिवर्तन आया है। दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब देखते हैं हम कि परिवार की व्यवस्था में परिवर्तन के कारक क्या-क्या हैं। एक तो हमने सिंपल सबसे पहला कहा औद्योगीकरण, क्योंकि हमने कहा कि जो कृषक समाज है, वहां से हम औद्योगिक समाज की ओर और अब जिसे कहते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल, उसकी ओर हम जा रहे हैं, सोसाइटी की ओर, जहां पर सेवा क्षेत्र का ज्यादा महत्व है। तो आप देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण परिवारों में विभाजन हुआ। औद्योगिकरण के कारण संयुक्त से एकल परिवार बने। क्यों? क्योंकि नए उद्योग स्थापित होने की वजह से लोग वहां पर जाकर बेहतर आर्थिक अवसर के लिए कार्य करने लगे। इसी प्रकार से शहरीकरण, शहरों में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होने के कारण, शहरों में बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होने के कारण, शहरों में स्वतंत्रता होने के कारण लोग गांव से निकलकर शहरों में जाकर रहने लगे। बेहतर वहां पर आर्थिक अवसर हैं, उसके कारण क्या हुआ? संयुक्त परिवार से एकल परिवार बने, तो परिवार में परिवर्तन आया। तो औद्योगिकरण, शहरीकरण ये कारक है। इसी प्रकार से यदि हम पश्चिमी संस्कृति को देखें, अब पश्चिमी संस्कृति की यदि बात करते हैं तो वहां पर एकल परिवार का प्रचलन है। तो पश्चिमीकरण के कारण हम देखते हैं कि वो भी आपका एकल परिवार की ओर जाने का कारण है। आपने देखा होगा, आजकल आपको काफी उदाहरण मिलेंगे छोटे शहरों में खास तौर पर, कि काम वहीं पर करना है, काम वही है जो परिवार का काम है, मान लीजिए कृषि में ही है। लेकिन मास मीडिया के विस्तार के कारण अब लोग दूसरी सोसाइटीज के बारे में, दूसरे समाज के बारे में, दूसरे लोगों की संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो वो जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, उसके कारण भी केवल लोग अलग परिवार, एकल परिवार बना लेते हैं। आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी बना लेना। उसी प्रकार से यदि पश्चिमी संस्कृति की बात करें, तो पश्चिमी संस्कृति में स्वतंत्रता अधिक है। आपने देखा होगा कि बच्चों को 18 वर्ष के बाद वो छोड़ देते हैं कि अब आप अपना ध्यान स्वयं रखें। आप अपनी पढ़ाई का ध्यान भी खुद से रखें। आप नौकरी करें और पढ़ाई साथ-साथ करें। इसी प्रकार से यदि पश्चिमी संस्कृति को आप देखते हैं, तो वहां पर महिलाओं को भी स्वतंत्रता ज्यादा है। तो ये पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण भी परिवार व्यवस्था भारत में बदल रही है। फिर आधुनिक शिक्षा। अब आधुनिक शिक्षा, एक तो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह गए, उससे परिवार व्यवस्था बदली। उसी के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा के कारण अब आप जो आपके ह्यूमन वैल्यूज हैं, नए मूल्य हैं, कुछ सार्वभौमिक मूल्य हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं। अब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी की, जो समाज की आपकी समझ है, वो सीमित नहीं है। अब वो बढ़ गई है, बेहतर हो गई है। तो उसके कारण
भी आप देखते हैं कि परिवार व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ विधायी उपाय, अब ये जो पार्ट है इसके बारे में आप बताएंगे। कोई ऐसे विधायी उपाय, कोई ऐसे राजनीतिक तंत्र आप बताएं या राजनीतिक उपाय ऐसे बताएं जिसके कारण परिवार व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। जल्दी से सोचें, इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब तक मैं आपके प्रश्न देखता हूं कि ऐसे कोई विधायी उपाय जिसके कारण परिवार की व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तन में विशेषता जो अभी हमने पीछे चर्चा की ना, कि आपका परिवार कैसा होगा, पितृसत्तात्मक होगा या मातृसत्तात्मक होगा या समतावादी होगा, जो अभी हमने ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली के परिप्रेक्ष्य में बात की है। पता नहीं आधे लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ये पता करने की कौन से क्षेत्र से हो। कोई नहीं, और दिन सोचिए। पश्चिमी संस्कृति में लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट, जो पहला उदाहरण मैंने दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप नए टाइप की जो फैमिली है वो आ रही है। महिलाओं का को भी अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, उससे भी परिवार व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा पेंशन स्कीम आपने कहा कि सरकार का जो कल्याणकारी राज्य जो है उसके कारण भी परिवार की व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा आप देखें, और उदाहरण मैं आपको दूं तो आप ले सकते हैं अपने लैंड रिफॉर्म्स, जो आपके भूमि सुधार था। अब भूमि सुधार के कारण क्या हुआ कि लैंड सीलिंग एक्ट आ गया कि इससे अधिक भूमि किसी के पास नहीं हो सकती। तो उस केस में लोगों ने क्या किया कि जो मान लीजिए जो फैमिली के हेड हैं, मान लीजिए दादा हैं, आपके दादाजी हैं, उनने अपने बच्चों में उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया। उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के कारण ये हुआ कि कुछ समय बाद उनने अपना सब कुछ ही अलग-अलग कर लिया। तो परिवार व्यवस्था जो जॉइंट फैमिली थी वो टूटकर न्यूक्लियर हो गई। उसके बाद नई शिक्षा, बिल्कुल ठीक। फ्री एजुकेशन, उससे क्या है कि यदि आपको बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी तो अब आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे आप यहां पर उदाहरण दे सकते हैं विधायी उपाय के। बहुत बढ़िया। उसके बाद कुछ विशेष संस्थान, जैसे हमने कहा कि सोशलाइजेशन बदल गया, समाजीकरण में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि आपके नए स्कूल्स, प्ले स्कूल्स, क्रैच, डे केयर इत्यादि जो खुल गए हैं, इसके कारण आप देखते हैं कि बच्चों का समाजीकरण परिवार में ना होकर अब परिवार से बाहर हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि परिवार के विशेषताओं में और कार्यों में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसके कारक क्या हैं? अब हम करेंगे ये कि परिवार में परिवर्तन के कारक तो हमने देख लिए, अब परिवार में हमें सोचना है निरंतरता के कारक। निरंतरता तो हमने देख ली परिवार में कि निरंतरता बनी हुई है कई चीजों में। अब निरंतरता के कारक हमें देखने हैं, पर ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। तब तक आपको सोचना है, तब तक आप ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक के बाद हम मिलेंगे 8:09 पर। और तब तक आप निरंतरता के कारकों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि परिवार की व्यवस्था में निरंतरता भी बनी हुई है। तो जैसे जाति व्यवस्था में सोचा था वैसे यहां पर भी सोचना है। चलिए फिर ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन हम वापस स्टार्ट करते हैं।